तो पहले लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको डिनोट करते हैं हम एस से। तो अब ये होता क्या है, तुम समझना कि ये होता क्या है। देखो सपोज करो, अगर मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास एक तपेली है जिसमें मान लो 1 किलो दूध पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? 1 किलो। और मेरे पास एक और तपेली है, मान लो मैं बोलता हूं तुम्हें कि इसमें 10 किलो दूध पड़ा हुआ है और मुझे दोनों का टेम्परेचर बढ़ाना है। मतलब मुझे अभी मान लो इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, मुझे एक बढ़ा के 20 डिग्री करना है। मान लो दूसरी वाली का भी 10 डिग्री है, मुझे बढ़ा के 20 डिग्री करना है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इन दोनों में से किस में ज्यादा हीट की जरूरत होगी, तो देखो एक तपेली है जिसमें 1 किलो दूध है, दूसरी तपेली है जिसमें 10 किलो दूध है, और मुझे दोनों का टेम्परेचर बराबर बढ़ाना है। मान लो ये भी 10 डिग्री पे, ये भी 10 डिग्री पे, मुझे इसका भी 20 डिग्री करना है, इसका भी 20 डिग्री करना है। आप खुद सोचो, अगर गैस पे दो बर्तन पड़े हुए, एक में कम दूध है एक में ज्यादा है, तो किसको गर्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा? जिसका मास ज्यादा है। तो डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डेल क्यू का मतलब क्या होता है? डेल क्यू का मतलब होता है हीट सप्लाइड। तो आप कितनी हीट सप्लाई करोगे वो किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। तो अगर मास ज्यादा है तो आपको हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, अगर मास कम है तो आपको हीट कम सप्लाई करनी पड़ेगी। कोई डाउट है इस कंसेप्ट में तो पूछ लो, कि जितना ज्यादा मास होगा आपको हीट उतनी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। उसी तरीके से मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास दो तपेली है और इन दोनों तपेली में मान लो दूध पड़ा हुआ है। मान लो इसमें भी 1 किलो, इसमें भी 1 किलो, और दोनों भी 10 डिग्री पे। मान लो मुझे इसका टेम्परेचर 10 से 15 करना है, पर मुझे इसका टेम्परेचर 10 से 95 करना है। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से किसको गर्म करने में ज्यादा हीट लगेगी? जैसे पहले तो 10 से 15 करना है, आप थोड़ी देर गैस चालू करो हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले केस में 10 से 95 करना है, तो आपको हीट ज्यादा चाहिएगी। तो मतलब डेल क्यू एक किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। डेल टी का मतलब क्या होता है? डेल टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टी का मतलब क्या है? कि आपको कितना टेम्परेचर चेंज करना है। तो आप कितनी हीट सप्लाई करोगे, एक तो मास पे डिपेंड करेगा, आप कितनी हीट सप्लाई करोगे डिपेंड करेगा कितना टेम्परेचर चेंज करना है। और इन दोनों प्रपोर्शन को रिप्लेस करो एक कांस्टेंट से, तो फॉर्मूला बनता है एम एस डेल टी। तो प्रपोर्शन को रिप्लेस कर पे यहाँ पे कांस्टेंट लगा एस, और इस एस को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, बस तुम्हें तो खाली फॉर्मूला लिखना है, तुम्हें इधर का पूरा झंझट नहीं लिखना है। ये फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करता हूं। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो जितना ज्यादा मास होगा आपको उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जितना टेम्परेचर आपको चेंज करना है आपको उतनी हीट सप्लाई करनी है। मतलब अगर मास कम है तो आपको हीट कम सप्लाई करनी पड़ेगी, अगर मास ज्यादा है तो आपको हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको टेम्परेचर कम बढ़ाना है, जैसे मान लो आपको दूध को थोड़ा बहुत गर्म करना है, तो थोड़ी बहुत हीट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मान लो आपको टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना है तो आपको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। और इन दोनों प्रपोर्शन की जगह कांस्टेंट लगाते हैं एस। एस होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, फिर इसका एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल तुम्हें करना है। लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तक कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, अब तक कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप बोल के अनम्यूट करके पूछ सकते हो। दिव्यांश कोई डाउट है? ध्रुव कोई डाउट तो पूछो। देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर गर्म करना है तो आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, एक डिपेंड करता है मास पे, जितना ज्यादा मास होगा उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। एक डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे, मतलब अगर आपको टेम्परेचर कम चेंज करना है तो हीट कम देनी पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा चेंज करना है तो हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। और इन दोनों प्रपोर्शन की जगह में कांस्टेंट लगाते हैं एम एस डेल टी, और ये कांस्टेंट होता है एस। इस एस को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले तुम देखना कि मैं एस की यूनिट कैसे निकालता हूं। तो डेल क्यू का फॉर्मूला क्या है? एम
एस डेल टी, तो एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन एम इंटू डेल टी। आप मुझे बताओ, डेल क्यू मतलब है हीट एनर्जी, उसकी यूनिट क्या होगी, जूल, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो लिख लो अपनी कॉपी में, एस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल अपॉन केजी केल्विन। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, राइट एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन केजी केल्विन, क्योंकि डेल क्यू मतलब तो हीट है, हीट की होती है जूल, मास की होती है केजी, और टेम्परेचर की होती है केल्विन। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो भी लिख लो अपनी कॉपी में, हीट एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज, लिखो अपनी कॉपी में, हीट एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम of a material, टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो कोई तुम्हें पूछे डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो कैसे डिफाइन करना है, हीट एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तो रटन विद्या है, ये तो तुम्हें याद करना है, देखो क्या कर सकते हैं। पर अब मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाता हूं, किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब मैं आपको इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाता हूं, लेकिन अब तक कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो। देवांश कोई डाउट है, परीन, ध्रुव कोई डाउट है तो पूछो। कि किसी भी मास एम का टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट लगती है, डेल क्यू, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम एस डेल टी। सर आप पूछो। सर आपने क्या लिखा हुआ, एक बार ये डिक्टेट कर दो ना। हाँ रुक, मैं वैसे भी नोट भेजने वाला था। मैं लिखा हुआ है हीट एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर, ये लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए मेटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिख लिया। यस सर। तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है ये, फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 4 किलोग्राम of a material, temperature of 4 kilogram of a material from 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, और आपको एस दे रखा है 200 जूल पर केजी केल्विन। आपको एस कितना दे रखा है, 200 जूल पर केजी केल्विन। तो कितनी हीट लगेगी, ध्यान से देखो। तो डेल क्यू का फॉर्मूला होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। याद रखना, अगर आपको मास ग्राम में दे रखा है तो केजी में कन्वर्ट करना, लेकिन यहां तो आपको केजी में ही कन्वर्ट दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 4। स्पेसिफिक हीट कितनी है 200, और टेम्परेचर कितना चेंज करना है, पहले 20 था बाद में 40 कर दिया, तो ये कितना आया 20। तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो 4 टू जा 8 टू जा 16, तो 16,000 जूल आपका आंसर है। इस तरीके से हम लोग हीट एनर्जी निकालते हैं। तो अगर मान लो मुझे किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे क्या चाहिए, शुरुआत वाला फाइनल वाला टेम्परेचर, कितना मास है, और तीसरा मुझे क्या चाहिए, एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। ये तीन चीजें अगर आपको मिल जाती है तो आप हीट एनर्जी निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपको ही लिखना है, आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू increase temperature of 10 kilogram of a substance, temperature of 10 kilogram of a substance from 5 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, और आपको एस दे रखा है 50 जूल पर केजी केल्विन। चेक करो इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करो क्या आएगा इसका आंसर। फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 10 kg 10 किलो ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, और आपको एस कितना दे रखा है 50 जूल पर केजी केल्विन। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर।
ध्रुव चेक कर, परीन चेक कर, क्या आएगा इसका आंसर? MS del T। देव्यांश चेक करो क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी। चेक करो कितना आएगा, कितना मास है? 10 किलो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 50। और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? 5 से 15, मतलब 10। तो 500 इंटू 10, तो आपका आंसर आएगा 5000 जूल। ये इसका आंसर है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आसान क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है यार, पता है तुम्हें, एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं रहते। सबसे बड़ी दिक्कत पता है वहां आके फंसती है। ध्रुव डाउट है तो पूछ, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ऐसे और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ एस किस पे डिपेंड करता है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है। तो लिखो अपनी कॉपी में, एस डिपेंड्स ऑन, पहला टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे मान लो एल्यूमिनियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा या घटेगा, हर मटेरियल का अलग होता है, लेकिन जनरली मटेरियल्स की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो एक तो डिपेंड करती है कौन सा मटेरियल है, दूसरा डिपेंड करती है कितना टेम्परेचर है। लिख लो अपनी कॉपी में। सर आप पूछो। सर मास पे भी तो करती है। नहीं नहीं, मास पे नहीं करती है। देख देख देवांश ना, ये कंसेप्ट तो याद रखना कि हीट कितनी सप्लाई करी एक तो मास पे डिपेंड करेगा, हीट कितनी सप्लाई करी एक टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और इन दोनों प्रपोर्शन को रिप्लेस करके मैं कांस्टेंट लगाऊंगा। तो याद रखना, फिजिक्स में हम जो भी कांस्टेंट लगाते ना प्रपोर्शन को हटा के, वो इन लोगों पे कभी डिपेंड नहीं करता है। तो खुद सोच, चाहे तू 1 किलो आयरन ले, चाहे तू 2 किलो आयरन ले, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, वो मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब आयरन की प्रॉपर्टी है। कितना आयरन है मुझे उससे मतलब नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं ना एल्यूमिनियम चमकता है, तो मैं छोटा सा एल्यूमिनियम का टुकड़ा लूं या बड़ा टुकड़ा लूं, एल्यूमिनियम चमकता है, ये एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है। कितना टुकड़ा लूं उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही एस किसकी प्रॉपर्टी है? मेटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, और उसको तुम अच्छे से समझना। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। हीट एनर्जी सप्लाइड, हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज state of a substance, to change state of a substance is called as latent heat, is called as latent heat। तो जैसे ना, तुम्हें पता है सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, तो एक तो तुम याद रखना, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्ट होना। और ये कब होता है? ये आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट पे। ये कब होता है? मेल्टिंग पॉइंट पे। और लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। और ये कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे। तो एक तो तुम्हें ये दोनों प्रोसेस याद रखनी है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुई तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग, बॉइल हो रहा है। लिक्विड आपका मतलब वेपर में कन्वर्ट होके जा रहा है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? जैसे 0 डिग्री पे बर्फ पिघलता है, तो 0 डिग्री पे थोड़ा बर्फ भी होता है, थोड़ा पानी भी होता है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट है। तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट। जैसे 1 डिग्री पे तो क्या होगा, सारा बर्फ पानी बन जाएगा। -1 पे क्या होगा, सब बर्फ ही होगा।
लेकिन 0 डिग्री पे क्या होगा, थोड़ा बर्फ थोड़ा पानी, तो मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच लिक्विड and gaseous state coexist. Temperature at which liquid and gaseous state coexist. लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो लेटेंट हीट होता क्या है, तो स्टेट चेंज करने के लिए जो एनर्जी आप देते हो ना, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। और टेम्परेचर चेंज करते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या है, हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। फिर सॉलिड से लिक्विड को हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो कोई भी चीज मेल्ट कब होती है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होती है। और लिक्विड से गैस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। और कोई भी चीज बॉइल कब होती है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट। जैसे 0 डिग्री पे थोड़ा बर्फ होता है थोड़ा पानी, तो दोनों है। उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैसेस स्टेट को एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पर इन 10th में तो कहाँ आता है यार, हाँ 10th में आता है। लेकिन 10th में क्या होता है, अपन तुम लोग यहीं तक पढ़ते हो। अब अपन इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना। 10th में तो यहीं तक आता है, करेक्ट। इसके आगे नहीं आता है शायद। ठीक है, लिख लिया देवांश, लिख लिया ध्रुव, लिख लो इसको। ठीक है, आई होप तुमने लिख लिया होगा। तो एक और प्रोसेस होती है, वो होती है सब्लिमेशन। तो अगर तुम्हें पता हो, सब्लिमेशन मतलब आपका जो सॉलिड होता है ना, वो बिना लिक्विड में जा ही गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जिसे तुमने देखा होगा ना, पूजा के टाइम पे वो कपूर रखते हैं, तो कैंपर कैंपर, तो कैंपर को बहुत गर्म करते हो तो वो थाली में से सीधा गैस बन के निकल जाता है। तो व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू गैसेस स्टेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। लिख लो अपनी कॉपी में, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू गैसेस स्टेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ठीक है, अब तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब मैं इनके न्यूमेरिकल पे जाऊंगा। तो न्यूमेरिकल पे जाने के पहले फॉर्मूला समझाना पड़ेगा, फॉर्मूले के बाद फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको दिमाग में फिट कर लेना। लिखो, ड्यूरिंग ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब इस लाइन का क्या मतलब है, तो जैसे मान लो कि आपके पास बर्फ था -3 डिग्री पे। अब आपने उसको हीट सप्लाई करी, तो मान लो वो बर्फ आ गया 0 डिग्री पे। तो आपने हीट सप्लाई करी, टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री पे आया, तो अब क्या चालू हो जाएगी, उसकी मेल्टिंग चालू हो जाएगी। तो जब तक सारा का सारा बर्फ पानी नहीं बन जाता, तब तक उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब आपकी स्टेट चेंज होती है ना, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, तब आपकी स्टेट, तब आपका टेम्परेचर सेम रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे जब तक आपका मटेरियल मेल्ट नहीं हो जाएगा, तब तक बढ़ेगा नहीं। एक बार सारा बर्फ पानी बन गया, फिर वापस आप हीट सप्लाई करो तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जब तक सारा का सारा मटेरियल मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। उसी तरीके से अगर लिक्विड है, तो जब तक सारा का सारा बॉयल नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कोई डाउट है इस कंसेप्ट में तो आप पूछ सकते हो। यस सर। आप पूछो। सर आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि जब तक 1 डिग्री सेल्सियस नहीं होता तब तक सॉलिड और लिक्विड दोनों रहेगा। जब तक, नहीं नहीं, देख वापस सुनना। अगर -3 डिग्री है और मान ले तेरा मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री,
तो -3 डिग्री पे तो वो सॉलिड ही रहेगा, -2 डिग्री पे भी सॉलिड रहेगा, और जैसे ही तू 0 डिग्री पे लाएगा, अब अगर तू हीट सप्लाई करेगा तो क्या होगा, तेरा बर्फ थोड़ा पिघलना चालू होगा। तो 0 डिग्री पे थोड़ा बर्फ होगा, थोड़ा पिघलेगा। जैसे जैसे तू हीट सप्लाई करेगा ना, धीरे धीरे तेरा सारा बर्फ पानी बन जाएगा। और जब तक सारा का सारा बर्फ पानी नहीं बन जाता, तेरा टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। और जैसे ही तेरा सारा बर्फ पानी बन गया, फिर अगर तू हीट सप्लाई करेगा तो टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तेरे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे, जब मेल्टिंग और बॉइलिंग होती है ना, उस वक्त तेरा टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। सर बट जब तक 1 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक वो पूरा पानी थोड़ी ना बनेगा। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे गलती हो रही है। देख, यहाँ पे तू चूक रहा है। तेरा मटेरियल पूरा का पूरा, जैसे मान ले कोई मटेरियल है और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 240 डिग्री, तो इस लाइन का पता है क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 240.001 भी है तो तेरा मटेरियल मेल्ट हो चुका है। 240 पे तेरा मटेरियल मेल्ट हो जाएगा। वो तो क्या है कि अपनी डेली लाइफ में अपन इसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से सही होता है कि जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचे आप, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचे और आपने हीट सप्लाई करना चालू करी, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, आपका मटेरियल ऐसा का ऐसा मेल्ट हो जाता है। तो 240 पे आते ही वो मेल्ट हो जाएगा, और फिर तू टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो फिर तू हीट देगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। ऐसा होता है। ओके सर, गॉट इट। तो इसको इस मैं समझ रहा हूँ तेरी 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 जो थिंकिंग है कि सर मैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, 1 डिग्री तक तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन यार फिजिक्स क्या होता है ना, बहुत ज्यादा उस पर चलती है, आइडियल सिचुएशंस पे। तो फिजिक्स क्या बोलती है कि मेल्टिंग पॉइंट आया, जैसे मान ले कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री, और तूने अब हीट दी, तो ये सारा का सारा आइस किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, पानी में। और जब तक सारा का सारा पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक तेरा टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, है ना। तो अब तुम ध्यान से लिखो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लेटेंट हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट कैपेसिटी। तब तुम खुद मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास 2 किलो बर्फ है, अगर तुम्हारे पास 10 किलो बर्फ है, तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों को मुझे पिघलाना है, तो बताओ किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, सोचो। परीन भाई बताओ। एक 2 किलो बर्फ का टुकड़ा है, एक 10 किलो का टुकड़ा है, और दोनों को पिघालना है, तो बताओ किस में ज्यादा हीट लगेगी, सोचो। तो हीट विल बी प्रोपोर्शनल टू मास। दिव्यांश, और कोई दिख रहा है तेरे को कि सर उससे भी डिपेंड करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे खाली एक ही टर्म है मास, और इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करो, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है ml, और ये L होता है लेटेंट हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट कैपेसिटी, और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है जूल अपॉन केजी। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, तुम लिख लेना। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ मटेरियल। लिख लो अपनी कॉपी में, कई बार एग्जाम में आता है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट कैपेसिटी। तो लेटेंट मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, स्पेसिफिक मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जितना ज्यादा मास होगा, आपको उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। टेम्परेचर की बात तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करेंगे एल से। एल होता है लेटेंट हीट कैपेसिटी, और इसकी यूनिट क्या है, जूल अपॉन केजी। और डेफिनेशन क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ मटेरियल। लिख लो अपनी कॉपी में। और एल क्या होता है तुम्हारा, एल होता है लेटेंट हीट कैपेसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है आप अनम्यूट करके पूछ लो। परीन भाई, ध्रुव भाई, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने? दिव्यांश लिख लिया इसको? यस सर। ठीक है, अब इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो जब मेल्टिंग होती है ना, तो मेल्टिंग के वक्त जो एल हम यूज करते हैं वो होता है एल एफ। एल एफ होता है आपका
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिख लो अपनी कॉपी में। जब बॉइलिंग होती है ना, तो मेल्टिंग के वक्त भी स्टेट चेंज होता है, बॉइलिंग के वक्त। बॉइलिंग के वक्त यूज करते हैं हम एलवी। एलवी क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एलवी क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जब सब्लिमेशन होता है ना, वैसे सब्लिमेशन के क्वेश्चन तो कम ही आते हैं, तो उस वक्त हम यूज करते हैं एलएस। और एलएस क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो तुम्हें यह पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी प्रोसेस में कौन सा लेटेंट हीट काम आता है। तो मेल्टिंग के वक्त फ्यूजन, बॉइलिंग के वक्त वेपराइजेशन, सब्लिमेशन वाला तो आसान है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो अपनी कॉपी में। अरे ध्रुव, कहाँ दिक्कत हुई यार? मैंने अभी देखा जरा मैसेज। कहाँ दिक्कत हुई आपको? ध्रुव भाई, आप बता दो कहाँ दिक्कत हुई यार, मैंने अभी देखा जरा मैसेज। तो मेल्टिंग के वक्त कौन सा यूज करोगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बॉइलिंग के वक्त लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सब्लिमेशन के वक्त लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। लिख लो अपनी कॉपी में। हाँ ध्रुव, तो अनम्यूट रहे, पूछ एक बार ये लिख ले, फिर वापस हम लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक बार लिख ले ये। तो मेल्टिंग के वक्त फ्यूजन, बॉइलिंग के वक्त वेपराइजेशन, सब्लिमेशन के वक्त लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है? तो तुम ऐसे याद रखो, बॉइलिंग के वक्त वेपर बनते हैं तो वेपराइजेशन, और बचा फ्यूजन तो मेल्टिंग के साथ आएगा। हाँ ध्रुव, लास्ट स्लाइड में क्या दिक्कत है बेटा बता। देख, अगर तेरे पास 2 किलो आइस है और 10 किलो आइस है, तो किसको पिघलाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? 10 किलो वाले को। तो इसलिए मैंने लिखा कि कितनी हीट लगेगी डिपेंड करेगा कितना मास है। तो जितना ज्यादा मास होगा, मुझे उतनी हीट की जरूरत पड़ेगी। और इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करके कांस्टेंट लिखते हैं एल। एल होता है लेटेंट हीट कैपेसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है? जूल अपॉन केजी। और इसकी डेफिनेशन क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, ये पे चेंज लिखा हुआ है, टू चेंज स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए मटेरियल। नहीं देवांश, फिजिक्स के हिसाब से नहीं। फिजिक्स तो ये बोलता है कि 0 डिग्री से पहले तो तेरा आइस पूरा का पूरा सॉलिड होगा, और 0 डिग्री के बाद तेरा आइस पूरा का पूरा लिक्विड होगा, और 0 डिग्री पे सॉलिड प्लस लिक्विड होगा। मतलब 0 डिग्री पे अगर तू एनर्जी देगा तो थोड़ा बहुत आइस मेल्ट करना चालू होगा, तो 0 डिग्री पे थोड़ा सॉलिड थोड़ा लिक्विड। 0 से पहले सारा सॉलिड, 0 के बाद सारा लिक्विड। ओके सर। अच्छा ध्रुव, लिख लिया? तो एक न्यूमेरिकल मुझे कराना है, इसलिए लिख लिया आपने? ठीक है। तो देखो, एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें करा रहा हूं, सब उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? सब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है? 2 किलोग्राम ऑफ आइस इज एट -4 डिग्री सेल्सियस। फाइंड heat required to melt it. Find heat required to melt it. और आपको क्वेश्चन में दे रखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है, वो है 50 जूल पर केजी केल्विन, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दे रखा है 100 जूल पर केजी। तो अब तुम ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये अपने इस साल के वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन में से एक है। तो आप ध्यान से देखो, आपके पास 2 किलो आइस है -4 डिग्री पे। तो पहले अपन क्या करेंगे? -4 डिग्री से उसको 0 डिग्री पे लेके जाएंगे। और फिर मैंने क्या लिखा? फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट इट। फिर अपन क्या करेंगे? इसको खाली मेल्ट करना है। तो पहले तो ये सॉलिड स्टेट में था, फिर मुझे इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो देखना है इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो -4 से 0 आना है, मतलब टेम्परेचर चेंज करना है। तो यहां पे क्या फॉर्मूला आएगा? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो कितना मास है? 2। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एस कितना दे रखा है? 50। तो यहाँ आएगा 50। और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है? 4। तो ये आ जाएगा 4। और जब आपको सॉलिड से लिक्विड करना है तो आपको मेल्ट करना पड़ता है, तब क्या फॉर्मूला आता है? मास इंटू लेटेंट हीट। तो मास कितना है? 2, और लेटेंट ऑफ फ्यूजन कितना है? 100।
तो आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, इन दोनों को ऐड कर दो तो 50 टू जा 100, 4 जा 400 प्लस 200, आपका आंसर कितना आएगा 600 जूल। इस तरीके से करते हैं। तो है ना, क्योंकि 0 डिग्री पे ये मेल्ट हो जाता है, तो पहले अपन -4 से 0 लेके जाएंगे और फिर अपन क्या करेंगे, इसको मेल्ट कर देंगे। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है परीन, ध्रुव, कोई भी डाउट है, देवांश, तो पूछो कि सर आपने ये कैसे किया, हमें नहीं समझ में आया। क्योंकि 0 डिग्री पे आइस मेल्ट कर जाता है, तो पहले -4 से 0 लेके जाओ, फिर उसको मेल्ट कर दो। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। दिव्यांश कोई डाउट है? मेहता साहब कोई डाउट है तो बोलो, परियानी साहब कोई नो भी सर। डाउट है तो बोलो यार। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये स्लाइड तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, तो मिस भी हो जाए तो बाद में लिख लेना। तो एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, तो क्वेश्चन है ये, फाइंड हीट रिक्वायर्ड, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ स्टील फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। तो अब तुम क्वेश्चन ध्यान से सुनना। फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ स्टील फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। और आपको दे रखा है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है 200 डिग्री सेल्सियस, और आपको दे रखा है कि स्पेसिफिक हीट सॉलिड में कितनी है 200 जूल पर केजी केल्विन, और स्पेसिफिक हीट लिक्विड में कितनी है 300 जूल पर केजी केल्विन। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं अब तुम समझना। देखो, तो आपके पास स्टील है 50 डिग्री पे, और मुझे इसको कहां पे लेके जाना है 400 तक। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, तो 200 पे ये मेल्ट हो जाएगा। तो पहले 50 से अपन कहां लेके जाते हैं 200 तक, फिर अपन क्या करेंगे, इसको मेल्ट कर देंगे। तो मेल्ट करते वक्त तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके पहले सॉलिड ही रहेगा। फिर अपने को 400 तक जाना है, तो फिर अपन 200 से कहां जाएंगे 400 तक। तो यहां पे 3 बार हीट देनी पड़ेगी। तो पहले 50 से 200 जाना है, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। फिर 200 से 200, लेकिन मेल्ट कर रहे हैं, तो मास इंटू लेटेंट हीट। फिर 200 से 400, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब वैल्यू पुट करो, मास तो सब जगह सेम ही आएगा। अच्छा, मास दे नहीं रखा है, तो मान लो मास है 1 kg, तो मास की जगह 1 रखो इंटू। तुम ध्यान से देखो, 50 से 200 में ये सॉलिड था, तो सॉलिड में कितनी कैपेसिटी है 200, तो 1 इंटू 200, और डेल्टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो 200 में से 50 गए, 50 से 200 जा रहे हो तो कितना आ जाएगा 150, ये आ गया। प्लस मास इंटू लेटेंट हीट। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मान लो आपको दे रखा है 50 जूल पर केजी केल्विन, तो मास कितना है 1 और लेटेंट हीट कितनी है 50। फिर प्लस करो। अब आप 200 से 400 जा रहे हो, लेकिन अब तो मेल्ट हो गया, तो अब तो लिक्विड है, तो अब कौन सी स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे, लिक्विड वाली। तो मास कितना है 1, ये कितना है 300, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, पहले 200 था अब 400 हो गया, तो ये आया 200। तो इन सबको ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, ध्रुव वापस देखना, कि तेरे पास स्टील है 1 किलो, तुझे 50 से 400 लेके जाना है, लेकिन दिक्कत क्या है, मेल्टिंग पॉइंट रास्ते में आ रहा है, तो मतलब तेरा मटेरियल बीच में मेल्ट हो जाएगा। तो जब भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बीच में आए, तो पहले वहां तक लेके जाना होता है। तो पहले 50 से 200 गए, फिर 200 पे मेल्ट किया, फिर 200 से 400 पे गए, इसलिए 3 टर्म्स आई। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप पूछो। परीन डाउट है, देवा गुप्ता साहब डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, पूछो डाउट है तो जब भी तुम्हें टेम्परेचर चेंज करना होता है तो ये फॉर्मूला लगाना, जब भी स्टेट चेंज करना हो तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, डाउट है तो जल्दी पूछ लो।
ध्रुव वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, देख मैं दे रखा है ना 200 डिग्री, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, मैं एक एग्जांपल यस और देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर। हाँ पूछो। सर आपने वहाँ पे डेल्टी में 150 कैसे रखा? ये 200 में से 50 गए, कितना आया? 150। डेल्टी अच्छा मतलब होता है इतने। चेंज टेम्परेचर। ओके। जैसे यहाँ पे 400 था, 200 था, तो मैंने क्या पुट किया, देख 200। ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन, ध्रुव परीन तुम समझना, देव्यांश मैं हटा दूं इसको, ये लिख लेना, मैं तेरे को स्लाइड भेज दूंगा। यस सर। ठीक है। देखो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास स्टील है, मान लो 100 डिग्री पे, और मुझे इसको लेके जाना है 1000 डिग्री पे, और मान ले मैं तुझे बोलता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट है 200 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट है 600 डिग्री, तो आप कैसे करोगे? देखो देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये सब वैल्यू मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो 100 से 1000 जाना है, लेकिन रास्ते में मेल्ट भी होगा, रास्ते में बॉयल भी होगा। तो अपन क्या करेंगे? देखो पहले अपन 100 डिग्री पे, तो पहले अपन 100 से 200 जाते हैं, और 200 पे क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं। लेकिन 200 से 1000 सीधा तो नहीं जा सकते हैं, रास्ते में बॉइलिंग पॉइंट भी आ रहा है, तो अब 200 से 600 पे जाओ, फिर 600 पे क्या करो, इसको बॉईल करो। तो मतलब पहले सॉलिड था, फिर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो गया, फिर लिक्विड था, फिर लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो गया, और 600 से कहां पे जाना पड़ेगा? 1000 डिग्री। तो इतनी लंबी चेन बनती है ये, 5 प्रोसेस आ जाती है। लेकिन याद रखना, जब मेल्ट करेगा और बॉईल करेगा तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आया तुम्हें समझ में चेन कैसे बनती है? ऐसे बनती है। ठीक है। बस एक ग्राफ और है, तुम्हें डाउट नहीं हो तो मैं ग्राफ करा देता हूं तुम्हें। ये चेन लिख लो, फिर अपन क्लास खत्म करते हैं। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें ग्राफ बनवा रहा हूं, तो तुम सब ध्यान से देखना। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, परीन ध्रुव कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है। तो बस एक ग्राफ बना लो अपनी कॉपी में, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ हीट एनर्जी। तो अगर मैं किसी बॉडी को हीट एनर्जी दूंगा तो टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा? तो देखो मान लो कि आपका बॉडी सॉलिड है, और ये टेम्परेचर है, ये हीट एनर्जी है। तो जैसे जैसे मैं हीट एनर्जी दूंगा टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और मान लो कि अब हम पहुंच गए मेल्टिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, आपका जो मेटेरियल उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और वो मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है। अब कन्वर्ट हो गया, तो अब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, ये लिक्विड है। फिर मान लो अपन पहुंच गए बॉइलिंग पॉइंट पे। कहाँ पहुंच गए? बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, और फिर आपका मटेरियल बॉइलिंग पॉइंट पे किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड से गैसेस में, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसेस में। तो याद रखना, ऊपर वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो बॉइलिंग पॉइंट की होती है, नीचे वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो मेल्टिंग पॉइंट की होती है। तो पहले आपने टेम्परेचर बढ़ाया, फिर मेल्ट हुआ, फिर वापस बढ़ाया तो लिक्विड में था, फिर बॉयल हुआ, फिर गैस में कन्वर्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बना लो इसको अपनी कॉपी में। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, क्योंकि जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहां सॉलिड लिक्विड गैस, और यहां पे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, यहां लिक्विड से गैस। ठीक है। ओके यार, तो यहां पे तुम्हारा आज का क्लास खत्म होता है। ये रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेज दूंगा, नोट्स भी मैं तुम्हें भेज दूंगा।